Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of March 2019. तो 9 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निर्भया फंड. तो निर्भया फंड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत. स्टेटमेंट वन इज सेइंग दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. Second is saying that the fund is administered by Ministry of Women and Child Development. Third is saying that Ministry of Women and Child Development is also the nodal authority for recommending the proposals to be funded under the Nirbhaya Fund. आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 या 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिसाइल हेलिना. तो हेलिना के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट इज हेलिना इज द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. तो आपको बताना है कि हेलिना इज द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. सही है गलत. देन सेकंड स्टेटमेंट सेइंग दैट हेलिना इज द इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट मिसाइल सिस्टम. इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट मिसाइल सिस्टम है. थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट हेलिनाज रेंज इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 50 to 60 किलोमीटर्स. तो हेलिना की रेंज 50 से 60 किलोमीटर के बीच में है. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only या 1, 2 and 3. Now consider the following statements about languages recognized by the Constitution of India. Okay, so consider the following statements about languages recognized by the Constitution of India. Statement 1 is saying languages recognized by the Constitution are under 8th schedule of the Constitution. Statement 2 is saying that originally it had 14 languages but presently there are 24 languages. Third statement is saying that Maithili, Nepali and Konkani are included under the 8th schedule of the Constitution. So which of the following statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Let's start with the news analysis part, friends. The first news is that Supreme Court has appointed a 3-member panel to mediate in Ayodhya dispute. तो अब अयोध्या डिस्प्यूट जो पहले की सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम एक लैंड डिस्प्यूट के रूप में इसको देखेंगे और सिविल सूट के रूप में इसको सॉल्व किया जाएगा और उसका जजमेंट दिया जाएगा. अब उसमें एक यू टर्न लेते हुए उन्होंने बोला कि अब इसको मीडिएट करने की ज़रूरत है, मतलब कि इसको एक सेक्युलर इशू बना के उसमें मीडिएशन करने की ज़रूरत है. और सारी पार्टीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड जो भी अलग अलग लोग क्लेम कर रहे हैं उस लैंड के ऊपर, तो उसके ऊपर यहाँ पे एक मीडिएशन पैनल बनाया गया है. 3 लोगों का मीडिएशन पैनल जिनको 8 हफ्ते दिए गए हैं. 8 वीक्स टाइम हैज़ बिन गिवन टू दीज 3 पीपल और 4 हफ्ते के बाद वो अपने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी प्रोसीडिंग्स को ना जाहिर करे. दिस हैज़ बिन लेफ्ट टू देम. लेकिन कोई गैग ऑर्डर अभी दिया नहीं है. गैग ऑर्डर मीन्स कर्ब ऑन द प्रेसेस, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है. लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है कि आप इस तरह से इसको प्रेजेंट मत करिएगा, इसका जैसे इसका पोस्टमार्टम मत कर दीजिएगा इस पूरे मेडिएशन प्रोसेस का. तो 3 पीपल, एक कमेटी बनाई गई है. तो इन 3 लोगों के नाम देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्टिस FMI कलीफुल्ला, याद रखिएगा, जस्टिस FMI कलीफुल्ला फर्स्ट मेंबर. श्रीराम पंचू सेकंड मेंबर इज श्रीराम पंचू एंड थर्ड इज श्री रविशंकर. ओके, तो श्री रविशंकर, श्रीराम पंचू, जस्टिस FMI कलीफुल्ला, दीज आर द 3 मेंबर्स जो कि ये 3 मेंबर पैनल है जो कि मीडिएट करेंगे इन द अयोध्या डिस्प्यूट. फिर से देख लीजिए, ये तीनों के नाम पूछ सकते हैं, FMI कलीफुल्ला, श्रीराम पंचू एंड श्री रविशंकर. ओके, तो विल दे बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री? तो ये देखना पड़ेगा कि अगर ये मीडिएट कर पाते हैं देन श्योरली देयर नेम विल कम इन द हिस्ट्री. वो अपना नाम हिस्ट्री में ज़रूर दर्ज कर लेंगे अगर वो इस चीज़ पे वो मीडिएट करवा पाते हैं. तो सेकेंड न्यूज इज आर्सेलर मित्तल टू टेक ओवर डेट रिडन SR स्टील. तो आर्सेलर मित्तल जो है वो टेक ओवर करेंगे डेट रिडन SR स्टील को. SR स्टील के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली बोला था कि वन ऑफ द हाईएस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है. 12 बैंकों से लगभग उन्होंने पैसा लिया था एंड लगभग 42,000 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे. 42,000 रुपये करोड़ लगभग उन्होंने लिए थे. सॉरी, 49,000 करोड़, 49,000 करोड़ का उन्होंने लोन लिया था. तो ये सब देख सकते हैं आप. और SR जो स्टील है उसको अब टेक ओवर कौन करेगा? आर्सेलर मित्तल, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, मतलब स्टील की कंपनीज हैं. एंड ये जो जब मैंने आपको कई बार बताया है कि जो इंसॉल्वेंसी के केसेस है, जो कंपनीज का इंसॉल्वेंसी केसेस है, उसको कौन हैंडल करता है? उसको NCLT हैंडल करती है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ओके, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली वो हैंडल करती है इन केसेस को. और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत वो उसको बनाया गया है. ओके, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत NCLT 2013 के अंतर्गत उसको बनाया
बनाया गया है। देन आपका इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी में अगर इंडिविजुअल्स की बैंकरप्सी है तो उसको कौन हैंडल करता है? डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैंडल करती है। जैसे अभी हम एसआर स्टील का देख रहे हैं तो ये कंपनी है, ओके कंपनी है, इसका मतलब है कि इसको कौन हैंडल कर रहा है? एनसीएलटी कर रहा है। बट अगर कोई इंडिविजुअल होता, अगर उसका बैंकरप्सी का केस होता तो उसको कौन हैंडल करता है? डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब एक और फैक्ट बता देता हूं कि किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था एनसीएलटी बनाने का, तो याद रखिएगा जस्टिस इरादी कमिटी वाज देयर, ERADI, जस्टिस इरादी कमिटी वाज देयर, जिसने कि रिकमेंडेशन दिया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनसीएलटी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा। ओके अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो प्रोसीडिंग है, जो एनसीएलटी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है, दैट शुड फिनिश विद इन 270 डेज। एक्चुअल जो एक्ट है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है वो 270 यानी कि 270 डेज में फिनिश होनी चाहिए। बट नाउ दिस प्रोसेस, जो एसआर स्टील का प्रोसेस है, ये 583 डेज में, मींस जस्ट डबल से ज्यादा डेज लगे हैं। 270 दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट 583 डेज टू फॉर दिस इंसॉल्वेंसी। तो वो अभी भी एक इशू है कि जो टाइमिंग है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है। और 270 दिन एक्ट बोलता है, तो उसके अंदर ही अगर ये प्रोसेस निपटी तभी ये जाके कुछ फ़ायदा होता है। ओके तो दैट इज़ द थिंग। ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी अब इसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे जो ये ऐड है, ओके अब आचार संहिता लगने ही वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए यहाँ पे दो स्कीम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा हुआ यूपीएससी, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसमें 12 रुपये पर एनुअल प्रीमियम होता है, जब पर एनम प्रीमियम होता है उसमें केवल 12 रुपये होता है। तो सुरक्षा बीमा याद रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है, सुरक्षा बीमा में केवल 12 रुपये प्रीमियम देना है और 2 लाख वर्थ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। एलिजिबिलिटी ईयर 18 से 70 है, ओके 18 टू 70 ईयर्स है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना है एलिजिबिलिटी? 18 टू 70 ईयर्स, 18 से 70 साल। और प्रीमियम की कॉस्ट है केवल 12 रुपये पर एनम प्रीमियम होता है, 12 रुपये per annum, ₹12 per annum premium is there. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, if there is a सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ₹12 per annum premium, एलिजिबिलिटी ईयर होता है 18 टू 70। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, ओके और 2 लाख का मिलता है। देन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर जीवन ज्योति बीमा योजना पूछते अगर आपसे कोई, ये इतना बड़ा नाम है, तो इसमें 330 रुपीज़ का पर एनम प्रीमियम होता है, 330 रुपीज़ का, ओके सुरक्षा बीमा में 12 रुपये का, जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये का, यानी कि 330 रुपीज़ का पर एनम प्रीमियम होता है। और एलिजिबिलिटी ईयर है तो होता है 18 से 50, ओके 18 से 50, ओके। तो इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी याद कराने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको नहीं याद होगा शायद। तो देखो जीवन ज्योति में जे है, जे सबसे इनिशियल कैरेक्टर है, ओके जे सबसे इनिशियल कैरेक्टर है, मतलब ABCD में अगर आप जाओगे तो जे पहले आएगा, इसलिए इसका 18 टू 50 है, सबसे पहले 50 साल में खत्म हो जाता है। फिर NPS जो रहता है ना, N आता है, तो जे के बाद N आता है, इसलिए वो 60 तक जाता है, वो 60 पे जाता है। और N के बाद आता है S आता है, मतलब कि आपका सुरक्षा बीमा, तो इसलिए वो 70 तक जाता है। S और बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकली ये एलिजिबिलिटी है। जैसे J सबसे पहले तो 50 में खत्म हो रहा है, N है तो 60 में जाएगा NPS वाला, और अगला सुरक्षा बीमा है इसलिए वो 70 तक चला जाएगा, ओके। तो अगर आपको इस तरह से ट्रिक अगर अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी ट्रिक। और बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास, क्योंकि मैंने लगभग बहुत सारा सिलेबस ऐसा है ज्योग्राफी का भी जिसको मैंने निमोनिक्स और ट्रिक में कन्वर्ट किया है। सो आई हैव डन दैट थिंग। बट इसको याद रखने के लिए सबसे ईजिएस्ट तरीका था, क्योंकि मुझे भी नहीं याद रहता था कौन सा किसके लिए कितना साल लगेगा। तो जे सबसे पहले कैरेक्टर आता है तो 50 में खत्म हो जा रही है, फिर एन आती है तो 60 में, सुरक्षा बी में एस है तो 70 तक जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ओके। और प्रीमियम में बिल्कुल अपोजिट चलता है। प्रीमियम में जैसे कितना पे करना है, तो जो सबसे ज़्यादा एज तक चल रहा है उसमें सबसे कम करना है, 12 रुपये करना है, 70 में जा रहा है। और जो 50 में एंड हो रहा है उसमें 330 करना है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, तो दिस इज अ ट्रिक विच इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू रिमेंबर, है ना। अब यहाँ पे आज नवीन पटनायक ने भी ऐड निकाला, तो हमें एक चीज़ बस याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट ऐसा है, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू हैव पास द रेजोल्यूशन ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। तो ये बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। उड़ीसा इज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू हैव पास्ड रेजोल्यूशन फॉर 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। तो याद रखिएगा 33% रिजर्वेशन की बात पहली किस स्टेट पार्लियामेंट ने की, स्टेट असेंबली ने की है, वह है उड़ीसा। डू फॉरेस्ट सर्वेज सेपरेटली। नाउ
फॉरेस्ट सर्वेज जो होते हैं बाइनियल एक्सरसाइज है, फॉरेस्ट सर्वेज है बाइनियल एक्सरसाइज, और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, जिसका नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स। ओके, तो ये 3 फैक्ट पहले आप नोट कर लीजिए। बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल में आती है। कौन निकालता है? एफएसआई, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। तीसरा पॉइंट है कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ना इस न्यूज़ आइटम में क्या बोला गया है? देखो अभी होता क्या है बेसिकली, अभी देखो न्यूज़ आइटम में ये बोला गया है कि आपको फॉरेस्ट कवर जो एस्टिमेट करना है वो एक्सप्लिसिटली करना है 2 अलग अलग चीज़, जैसे कि कितना फॉरेस्ट कवर आपका इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया है एंड कितना आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? मतलब कि कभी कभी गवर्नमेंट्स क्या होती है, इनसाइड आउटसाइड को जोड़ के, जैसे जो सर्वेज आते हैं उसमें इनसाइड द फॉरेस्ट और जो प्राइवेट लैंड में ट्रीज ग्रो कर रहे हैं उन सबको एक साथ जोड़ करके बताते हैं। बट ये जो बोला जा रहा है बेसिकली इस न्यूज़ आइटम में, वो ये बोला जा रहा है कि आपको अलग अलग बताना है दोनों का, कि प्राइवेट लैंड में कितना कवर है और कितना कवर आपका जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कितना है। ओके, तो दिस इज द थिंग विच इज देयर एंड हर 2 साल में होता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा। एंड इंडिया पोस्टेड दिस ईयर अ मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 0.21% इन द एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो 2015 से अगर 2017 में देखें तो 0.21% का राइज देखने को मिलेगा, 0.21% का राइज देखने के लिए मिलेगा। और ये मैंने बता दिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते, इसका नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और जो एरिया परसेंटेज था तो 21.53% ऑफ द जोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब अगर इंडिया का 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें याद रखिएगा कि 21.53% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है। ओके, याद रखिएगा फॉरेस्ट एरिया 21.53 है। लेकिन अगर हम अपनी एक्ट्स देखें जो 1988 का फॉरेस्ट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग हमको 33% एरिया चाहिए। तो कितना डिमांड में है, कितना चाहिए? 33% है, कितना? 21.53%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेगा। दिस इज अनदर फैक्ट। देन कैंसर ड्रग्स 87% चीपर आफ्टर द ट्रेड मार्जिन कैप। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नाम लिखा हुआ है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बना कब था? ये 1997 में बना था, याद रखिएगा 1997 में बना था। ये 2 चीज़ों के प्राइस कंट्रोल करता है, मतलब प्राइजेस कंट्रोल करता है। एक तो वो जो DPCO ऑर्डर में आता है, यानी कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013, तो ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर जो आते हैं वो मेडिसिन, प्लस दूसरे वो मेडिसिन जो एसेंशियल मेडिसिन में आ जाते हैं, मतलब एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में जो आ जाते हैं, उन दोनों मेडिसिन के ये प्राइजेस को कंट्रोल करता है, कैप करता है। कैप कैसे करता है? ट्रेड मार्जिन को कैप कर देता है। तो इस बार इन्होंने कैंसर की 42 ड्रग्स का ट्रेड मार्जिन जो है वो 30% पे कैप कर दिया, जिसके कारण जो कैंसर ड्रग्स थे उनके प्राइजेस लगभग 87% से ज़्यादा फॉल हुए हैं। ओके, सो दिस इज द न्यूज़। NPPA के बारे में फैक्ट मैंने बता दिए। पहला फैक्ट बना कब था? 1997। कैप किसको किसको करता है? DPCO ऑर्डर 2013 यानी कि ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 और एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। तीसरा फैक्ट एक और याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो लिखा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस आपको, ये नोट करते जाइए, है ना। ऑलरेडी मैं इसको बता भी चुका हूँ इस न्यूज़ आइटम को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, यू विल बी इन ट्रबल इफ एनीथिंग इज डन टू अरावली। बेसिकली उसी के लिए बोला जा रहा है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 को अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड अमेंडमेंट्स इन द पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1900 एंड इसके कारण क्या हो रहा है? इलीगल माइनिंग और बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो वो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस ना करने के कारण इलीगल माइनर्स और बिल्डर्स को सपोर्ट मिल रहा है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर अरावली में कुछ भी ऐसा हुआ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा उनको बोला है। ओके, सो इट इज़ पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1900। याद रखिएगा इसमें अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया, जिसके कारण कि बिल्डर्स और माइनर्स को फायदा मिल रहा है। Let's come to the editorial section. The first is strange turn. Now it is on the mediators by Supreme Court. जो अपॉइंटमेंट किया गया है मीडिएटर्स का सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके ऊपर ये चीज़ है। अभी ऑथर ने सबसे पहले ये बोला
कि अभी तक जितनी भी अटेम्प्ट्स थी वो सब एक तरह से आपने एंड कर दी। जब जैसे ही आपने मीडिएटर पैनल शुरू किया तो जितनी भी अटेम्प्ट पिछले साल से हो रही है, पिछले 10 साल से 20 साल से हो रही है, वो सारी तो बिल्कुल वेन में चली गई। दूसरी चीज़ की ऑथर ने ये बोला है कि पहले आपने ये बोला कि दिस इज़ अ लैंड डिस्प्यूट, आप उसको लैंड डिस्प्यूट के रूप में देखेंगे, बट नाउ आपने 8 वीक का टाइम दिया है, 8 वीक्स टाइम दिया है, एंड मतलब आप दूसरे तरीके से इस डिस्प्यूट को देख रहे हो। पहले आपने कहा था आप केवल एक सिविल डिस्प्यूट की तरह से देखोगे, आप लैंड डिस्प्यूट की तरह से देखोगे। एंड ऑथर ने यह भी कहा कि श्री रविशंकर को मीडिएटर बनाना कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि मुस्लिम शुड गिव अप देयर क्लेम्स ऑन द डिस्प्यूटेड साइड। तो मतलब उनकी आइडियोलॉजी पहले ही प्रो हिंदू आइडियोलॉजी थी श्री रविशंकर की, ऐसा ऑथर का कहना है। देयरफॉर ही इज नॉट करेक्ट पर्सन टू बी इन द मीडिएटर पैनल, उनको मीडिएटर पैनल में डालना सही नहीं है। एंड यही सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ बोली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पीस मूवमेंट इज नीडेड, बेसिकली दिस इज ऑन द पीस मूवमेंट इन इंडिया। अभी वॉर और पीस के बीच में जो डिबेट चल रहा है कंट्री में, कुछ लोग कहते हैं वॉर कर लो, और रामदेव जैसे लोग भी कह रहे हैं कि वॉर कर लो, है ना। रामदेव जी वो हैं जो कि वॉर के बीच में सलवार कमीज पहन के भाग गए थे जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वो भी बोल रहे हैं कि हाँ वॉर करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं वॉर होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पीस प्रिवेल करना चाहिए, बट अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि पीस ही प्रिवेल करना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। एंड पीस ज़्यादा हॉलिस्टिक है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा हॉलिस्टिक और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है पीस। एंड वॉर जो होता है उसमें ठीक है पैरोकियल कंसेप्ट्स होते हैं, वॉर इज़ मोर पैरोकियल इन नेचर। आप बॉर्डर सिक्योरिटी नेशन स्टेट के नाम पे आप वॉर कर सकते हो, लेकिन पीस जो जितना कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक है, जितने लोगों को इंक्लूड करता है अपने अंदर में, उतना वॉर नहीं कर सकता। एंड पीस और वॉर में एक डिफरेंस पहले ही मैंने बताया था कि पीस जो है वो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है और वॉर एक नेशनल एस्पेक्ट है। ओके, तो पीस इज मोर ब्रॉडर इन द सेंस, क्योंकि वो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट होता है। ऑथर सेज दैट गांधीयन मेथड ऑफ सत्याग्रह हैज डाइड इन इंडिया। जो गांधीयन मेथडोलॉजी थी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन, ये सारी मेथडोलॉजी इंडिया में मर चुकी है। एंड मिडिल क्लास जो है वो दैट क्रेव्स फॉर मोर मैकेज्मो ऑफ मिलिट्री। जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा मिलिट्री पावर पे विश्वास रखता है, मिलिट्री रूल पे विश्वास रखता है। ओके, Now, author says that we need daily rituals of practice where life, livelihood, lifestyle follow the codes of non-violence. हमें लाइफ में यह चाहिए कि हमको अपनी लाइफ के अंदर इनग्रेन कर लेना चाहिए नॉन वायलेंस को, और कोशिश करनी चाहिए, हर संभव प्रयास यही करना चाहिए कि नॉन वायलेंस ही रहे। एंड इंडिया शुड हैव नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस, एंड इन दिस रोल ऑफ एकेडमिशियंस एंड सिविल सोसाइटी इज वेरी क्रूशियल। तो उन्होंने ऑथर ने एक सजेशन ये भी दिया कि इंडिया में एक यूनिवर्सिटी ऑफ पीस बनानी चाहिए, जिसमें एकेडमिशियंस और सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ऑथर सेज दैट नो डेमोक्रेसी कैन वर्क विदाउट पीस, देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट पीस। तो ये सारे बातें ऑथर ने कही हैं, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको पीस और उसके बीच में डिफरेंस क्या है क्या नहीं है। रोड थ्रू रोम, नाउ बेसिकली रोड थ्रू रोम इज द आर्टिकल वेयर इटली हैज एंडोर्स्ड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अब इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का इनिशिएटिव है, उसको एंडोर्स कर लिया है। एंड इटली इज द फर्स्ट G7 नेशन टू एंडोर्स दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इटली इज द फर्स्ट G7 नेशन टू एंडोर्स दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब आप मुझसे पूछेंगे कि G7 के मेंबर्स कौन हैं, तो यहाँ तो मैंने लिखे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को याद है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। G7 के मेंबर्स बेसिकली हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ज़्यादातर जगहों पे जापान, इटली ये सब आते नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि G7 में इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, ये तो कॉमन सेंस है। एंड कनाडा भी याद आना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि यही भूलेगा, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा ही भूलेगा, इसको याद रखेगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दीज आर द 7 मेंबर कंट्रीज ऑफ G7। ये 7 है। पहले G8 था जिसमें रशिया भी था, लेकिन बाद में जब रशिया ने अटैक कर दिया आपके इधर साइड यूक्रेन और उसके ऊपर, एंड वो पोर्ट को हथिया लिया, तो उसके बाद से उनको रिमूव कर दिया गया है वहाँ से, है ना, उसको मेंबरशिप से रिमूव कर दिया गया, G7 बना दिया गया। तो G7 में कौन कौन सा है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। G7 बना कब था? इसलिए आई थिंक 1975 में बना था, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1975। ओके, याद रखिएगा। एंड ये जो कंट्रीज़ हैं, जो ये 7 कंट्रीज़ हैं, दे आर द लार्जेस्ट IMF, मतलब एक तरह से वन ऑफ द लार्जेस्ट IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें एडवांस इकोनॉमीज में आती हैं, और ग्लोबल वेल्थ का लगभग 60%, 58 to 60% ये कवर करते हैं ग्लोबल वेल्थ का, ये 7 इकोनॉमीज। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
ना ये ऑथर ने कहा है कि जो ये चीज़ की गई है इसके कारण चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा बड़ा पुश मिलेगा। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ था 2013 से स्टार्ट किया था। पहले 65 कंट्रीज़ को लिंक करना था, धीरे धीरे बढ़ा करके ये 19 तक, ये 80 कंट्रीज़ तो को लिंक कर चुका है। एंड चाइना की जो करेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रेमिनबी करेंसी यहाँ पे लिखा है रेनमिनबी, यहाँ वर्ड आपको दिख रहा होगा RENMINBI। तो रेनमिनबी जो करेंसी है वो चाइना की करेंसी है एंड उसको ग्लोबल करेंसी का दर्जा मिल चुका है। सो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल था। ओपैड पेज में आते तो दिस आर्टिकल इज ऑन द फॉरेस्ट फायर्स दैट स्टार्टेड इन इरप्टेड इन बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट फायर है तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। एंड लगभग hundreds of acres of pristine forest land was devastated by because of this forest fire. बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? बेसिकली 80 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ ऑफ मैसूर से लगभग 80 किलोमीटर साउथ पे है बांदीपुर। एंड इट इज फ्लैंक्ड बाय वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व को कौन कौन सपोर्ट करता है? मतलब फ्लैंक्ड बाय वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला एंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, ये तीन लोग यहाँ पे मिलते हैं ना। एवेंडेंस ऑफ लीव लिटर, तो जो सूखी पत्तियां और ये सब बहुत ज़्यादा है, श्रब्स बहुत ज़्यादा हैं, दे आर द आइडल कंडीशन फॉर वाइल्ड फायर। ओके, तो आइडल कंडीशन है वाइल्ड फायर की ये। देन मेनी फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया आर मैन मेड, ऑल्सो मैन मेड बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया आर मैन मेड एंड दे आर आइदर द रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस और स्टोक्ड डेलिबरेटली। ओके, तो आइदर द रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस और स्टोक्ड डेलिबरेटली। एंड कैसे आप डील कर सकते हैं? यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू डील विद फॉरेस्ट फायर। यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू डील विद द फॉरेस्ट फायर्स। एंड अनदर सोल्यूशन इज द रेगुलर इंटरेक्शन शुड बी देयर विद द विलेजर्स एंड ट्राइबल्स। ओके, तो जो भी विलेजर्स एंड ट्राइबल्स हैं उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ दिस फॉरेस्ट एरियाज, तो उनको तरह की डेलिबरेट ना हो कोई फॉरेस्ट फायर एटलीस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें बोली गई ऑथर द्वारा। नाउ इसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं थी। ओके, नेक्स्ट आप मूव करते जाइए। डिस्कशन मतलब ऐसी न्यूज़ नहीं थी बहुत ज़्यादा जो कि डिस्कस करने योग्य रहे, तो वी कैन मूव सेफली टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ इंडिया मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से, है ना, इंडिया हार गया। उधर मैंने बताया था आपको, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गया, PSG बाहर हो गया, रियल मैड्रिड यूरोपियन लीग से बाहर हो गई, चैंपियंस लीग से। ओके, ठीक है, तो ये सारी न्यूज आइटम्स हैं। नासा कैप्चर्स द फर्स्ट एयर टू एयर इमेज ऑफ सुपरसोनिक शॉक वेव्स। ओके, तो फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू कैप्चर एयर टू एयर इमेज ऑफ सुपरसोनिक शॉक वेव्स, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी टू कैप्चर एयर टू एयर इमेज ऑफ सुपरसोनिक शॉक वेव्स, तो याद रखिएगा नासा ने कैप्चर किया है। और क्या होता है बेसिकली, व्हेन एन एयरक्राफ्ट क्रॉसेस दैट थ्रेशोल्ड, जब एक एयरक्राफ्ट इतनी ज़्यादा हाइट पे क्रॉस करता है एट द स्पीड ऑफ 1225 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज़्यादा स्पीड से अराउंड जब क्रॉस करता है, तो क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस वेव्स फ्रॉम द प्रेशर, वेव्स फ्रॉम द प्रेशर इट पुट्स ऑन द एयर अराउंड इट। तो कैसे ये निकलती हैं शॉक वेव, ये जो निकलते हैं शॉक वेव्स कैसे निकलते हैं? प्रेशर ऑफ दैट स्पीड दैट पुट्स ऑन द एयर अराउंड इट। तो क्या होता है, ये मर्ज करता है, एयर स्प्लिटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, प्लस ये शॉक वेव्स निकलती हैं, सुपरसोनिक शॉक वेव्स। तो पहले इसका फोटोग्राफ किसने कैप्चर किया है? नासा ने कैप्चर किया है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।